हाय दोस्तों। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने बात की थी वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर की। उसके मैंने डिफरेंसेस आपको समझाए थे, किस तरह से वो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर से डिफरेंट है। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने समझा था, जिसे मैंने बोला था रोटर फ्रीक्वेंसी। तो वहां मैंने आपको यह प्रूव किया था, अगर स्टेटर में एफ फ्रीक्वेंसी का सोर्स लगता है तो रोटर पे कितनी फ्रीक्वेंसी इंड्यूस होती है, दैट इज एस एफ। यहां एस क्या था? एस थी अपनी स्लिप, जिसका मतलब था रिलेटिव स्पीड की पर यूनिट वैल्यू, एनएस माइनस एनआर बाय एनएस। फिर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन समझाया था इंडक्शन मोटर का, कि सबसे पहले एक थ्री फेज सप्लाई लगाई जाती है स्टेटर पे, जिससे कि एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो घूमती है एनएस आरपीएम से। किसके रेस्पेक्ट में? स्टेटर के रेस्पेक्ट में। जिसकी मैग्नेटिक फील्ड है उसी के रेस्पेक्ट में घूमेगी। स्टेटर की है तो स्टेटर के रेस्पेक्ट में, रोटर की है तो रोटर के रेस्पेक्ट में। ये मैग्नेटिक फील्ड रोटर के कंडक्टर्स को कट करती है, उसके अंदर ईएमएफ बनाती है और उसके अंदर करंट प्रोड्यूस करती है, जिस कारण से रोटर पे लगता है टॉर्क और वो रोटर को घुमाता है इन द सेम डायरेक्शन एज मैग्नेटिक फील्ड। फिर मैंने ये बोला कि रोटर अगर घूम रहा है एनआर स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड कितनी बनती है? एनएस माइनस एनआर। ठीक है। रिलेटिव स्पीड एनएस माइनस एनआर होने की वजह से रोटर में कितनी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है, दैट इज एसएफ। अब रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटर के रेस्पेक्ट में कितनी स्पीड से घूमती है? 120 बाई पी इंटू एस एफ, जो कि निकला एस एन एस। और स्टेटर के रेस्पेक्ट में कैसे निकालते हो? एस एन एस प्लस रोटर स्पीड, जो कि आ जाती है एन एस। तो मैंने ये बोला था स्टेटर और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ में घूमती हैं, या दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड जीरो रहता है, जिस कारण से टॉर्क प्रोड्यूस हो पाता है। अब इस वीडियो के अंदर, जैसा आपने टाइटल में देखा भी होगा, एक अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर। अब भाई इंडक्शन मोटर तो ठीक है, ये इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर क्या चीज है? इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर का मतलब इंडक्शन मोटर अगर उल्टा काम करे। उल्टा कैसे? कि वहां सप्लाई रोटर पे दी जाए और लोड स्टेटर पे जोड़ा जाए। दोबारा समझो, सप्लाई रोटर पे, लोड स्टेटर पे, तब उसे कहोगे इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर। इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर को एक और नाम से जानते हैं, रोटर फेड इंडक्शन मोटर। यानी जिस इंडक्शन मोटर को सप्लाई कहां दी गई हो? रोटर पे। इसीलिए वो कभी भी क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड यूज नहीं करता इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर। वो ये बोलता है इंडक्शन मोटर विद अ सप्लाई कनेक्टेड ऑन द रोटर साइड। अगर सप्लाई और रोटर एक साथ आ जाएं तो ये बात समझ जाना कि ये इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर है। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो, हमारी जो थ्री फेस रोटर वाइंडिंग है, थ्री फेस जो रोटर वाइंडिंग है, ये किससे कनेक्टेड होती है? स्लिप रिंग से कनेक्टेड होती है ना। देखो ये चीज समझना, ये थ्री फेज जो रोटर वाली सप्लाई है, सॉरी रोटर वाइंडिंग है, ये स्लिप रिंग से जुड़ी होती है। ठीक है। अब ये जो स्लिप रिंग का दूसरा पार्ट है जो ब्रश से जुड़ा है, इसको हम जोड़ देते हैं एक थ्री फेज एसी सोर्स से। ठीक है। यानी रोटर की वाइंडिंग में एक थ्री फेज सप्लाई जोड़ दी गई है, और ये हो गया अपना शाफ्ट। एक्चुअल में जो है ना, शाफ्ट और स्लिप रिंग्स के बीच में इंसुलेशन रहता है, ताकि स्लिप रिंग से आने वाला करंट कुछ भी शाफ्ट में एंटर ना कर पाए। तो मैं इंसुलेशन भी दिखा देता हूं।
अब बचा क्या अपना स्टेटर। स्टेटर जो होगा, जो भी हमारा स्टेटर है, स्टेटर के भी 3 टर्मिनल्स होंगे। वो तीनों टर्मिनल रेजिस्टेंस से या किसी इलेक्ट्रिकल लोड से जोड़ दिए जाएंगे। यानी कि अब की बार 3 फेज सप्लाई लगी है हमारी रोटर पे और स्टेटर के टर्मिनल्स को जोड़ दिया गया है एक रेजिस्टिव या कोई और तरीके के लोड से। तो ऐसा सिर्फ कहां हो सकता है? ऐसा सिर्फ हो सकता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में तो ये पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है, क्योंकि वहां रोटर के टर्मिनल्स बाहर नहीं निकाले जा सकते। स्क्विरल केज में तो रोटर क्या है, रॉड्स है ना, तो रॉड्स के टर्मिनल कैसे बाहर निकाल लोगे? लेकिन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में तीनों वाइंडिंग के जो टर्मिनल्स बाहर आ रहे हैं, किसकी मदद से? स्लिप रिंग की मदद से। उस पे 3 फेज एसी सप्लाई जोड़ दी गई है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये लिखना, व्हेन एन इंडक्शन मोटर is supplied by a 3-phase AC source on the rotor side and stator terminals are short circuited through resistances, the induction motor is called as inverted induction motor or rotor fed induction motor. अगला पॉइंट, this configuration is only possible for slip ring induction motor and not for squirrel cage induction motor. ठीक है, सिर्फ स्लिप रिंग में ही चलता है। यहां तक बात क्लियर हुई? अब इसकी कहानी, इसका ऑपरेशन समझते हैं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझते चलना, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन मुझे तुम्हारी साइड से जरूरत पड़ेगी। कोशिश अपनी पूरी करेंगे विजुअलाइज करवाने की, लेकिन थोड़ा सा यार एफर्ट ना तुमको भी डालना पड़ेगा चीजों को विजुअलाइज करने में, वरना एंड तक ये प्रॉब्लम फंसी रह जाएगी। बस थोड़े टाइम के लिए, अगले आधे घंटे के लिए, अगले 20 मिनट के लिए बहुत ज्यादा तुम फोकस कर लो 100%, बहुत अच्छे से इसका ऑपरेशन क्लियर होगा। स्टेप 1 देखो, अब पहले स्टेप में क्या किया, a 3-phase AC source of F frequency is connected on rotor। अब रोटर 3 फेज है, उसकी तीनों वाइंडिंग 120 डिग्री पे रखी हैं, तो इससे होगा क्या, रोटर प्रोड्यूसेस a rotating magnetic field। rotor produces a rotating magnetic field that rotates at ns rpm with respect to rotor। ns क्या है, 120 f/p। देखो मैंने ये चीज पहले ही बताई है, ये जो 120/p का फॉर्मूला है, ये लगाने से जो मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है, ये वाइंडिंग के रिस्पेक्ट में आती है। यानी स्टेटर की वाइंडिंग पे लगाओगे तो स्टेटर के रिस्पेक्ट में, रोटर की वाइंडिंग पे लगाओगे तो रोटर के रिस्पेक्ट में। जस्ट देखो उल्टा हो रहा है। एक इंडक्शन मोटर में मैंने बोला था 3 फेज एसी सप्लाई कहां लगती है, स्टेटर पे, तो उससे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो ns से घूमती है स्टेटर के रिस्पेक्ट में। यहां 3 फेज सप्लाई रोटर पे है, तो यहां रोटर से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड ns पे घूम रही है रोटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अभी रोटर को स्टेशनरी मान लो, रोटर अभी नहीं घूम रहा। अब स्टेप 2 क्या होगा, जो रोटर से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, ये किसे कट करेगी, स्टेटर के कंडक्टर को। तो रोटर मैग्नेटिक फील्ड कट्स स्टेटर कंडक्टर्स। जैसे सिंक्रोनस मशीन में होता है कि रोटर की मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के कंडक्टर्स को काटती है। इंड्यूसेस ईएमएफ, और स्टेटर के कंडक्टर को तुमने शॉर्ट सर्किट किया है रेजिस्टेंस की मदद से, एंड ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग प्रोड्यूसेस करंट
इन स्टेटर। ठीक है, तो स्टेटर में करंट आने लगेगा। अब हमें यह पता लगाना है कि स्टेटर में कितनी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी, या चलो अभी फ्रीक्वेंसी पे बाद में आएंगे, पहले ऑपरेशन समझ लेते हैं, फ्रीक्वेंसी भी इजीली समझ आ जाएगी। अब स्टेटर जब करंट कैरी कर रहा है तो स्टेटर पे फोर्स भी लगेगा। भाई कोई भी वाइंडिंग अगर करंट कैरी करती है तो वो फोर्स प्रोड्यूस करती है। तो स्टेटर पे फोर्स कौन लगाएगा? रोटर। ऐसे ही रोटर पे फोर्स कौन लगाएगा? स्टेटर। स्टेटर का करंट लोगे तो स्टेटर पे फोर्स लगेगा, रोटर का करंट देखोगे तो रोटर पे फोर्स लगेगा। और ये तो न्यूटन का तीसरा लॉ है, एक्शन रिएक्शन लॉ, कि जब मैं तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तुम मेरे ऊपर लगाओगे। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड रोटर की ले रहे हो तो फोर्स लग रहा है स्टेटर पे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही स्टेटर की लोगे तो फोर्स लगेगा रोटर पे। ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अब हम क्या जानते हैं? फोर्स या टॉर्क ऐसा बनता है जो अपने ही कॉज को अपोज करे। ठीक है, अभी देखो यहां पे क्या हो रहा है कि रोटर की मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है जो स्टेटर के कंडक्टर को काट रही है। ऐसे सोचो कि मैं स्टेटर हूं, मैं स्टेशनरी हूं। ठीक है, अब तुम मेरे रेस्पेक्ट में बहुत तेजी से भागे जा रहे हो। ठीक है, बहुत तेजी से तुम मेरे रेस्पेक्ट में दौड़ रहे हो। मैं ये चाहता हूं हमारे बीच की जो रिलेटिव स्पीड है ये कम हो जाए। इसके दो तरीके, या तो मैं तुम्हें भाग के पकड़ लूं या तुम खुद स्लो डाउन हो जाओ। बात सोच के देखो, अगर भाई मैं यहां खड़ा हूं, मैं चाहता हूं मेरे रेस्पेक्ट में तुम ना भागो, तो या तो मैं तुम्हें भाग करके पकड़ लूं या तुम खुद रुक जाओ। अब मैं हूं स्टेटर, मैं तो दौड़ नहीं सकता, मैं तो घूम नहीं सकता, यानी कि मैं कैच नहीं कर सकता रोटर की फील्ड को। तो एक ही रास्ता मेरे पास बचता है कि रोटर की फील्ड खुद स्लो डाउन हो जाए। बात सोच के देखो, अगर मैं तुम्हें नहीं पकड़ सकता तो मैं ये चाहूंगा कि तुम खुद अपने आप स्लो डाउन होकर के रुक जाओ। इतनी बात क्लियर हुई? दूसरा तरीका समझो। अब ऐसे सोचो कि तुम और मैं एक रस्सी से बंधे हैं। तुम अगर आगे दौड़ोगे तो तुम मुझे आगे खींचने की कोशिश करोगे। ऐसे ही जब रोटर की मैग्नेटिक फील्ड आगे घूम रही है तो स्टेटर के कंडक्टर को भी आगे खींचने की कोशिश करती है। स्टेटर के कंडक्टर को अगर आगे खींचने की कोशिश करेगी तो स्टेटर का कंडक्टर तो आगे नहीं जा पाएगा, बट उतना ही फोर्स वो रोटर पे लगाएगा और रोटर को पीछे खींचेगा। ठीक है, ऐसे सोचो जैसे दो बॉडीज हैं, थोड़ा मैकेनिक्स के टर्म में समझा रहा हूं फिर और अच्छे से समझते हैं। देखो ये दो बॉडीज हैं, ये v वेलोसिटी से आगे जा रही है, बीच में ऐसे मान लो एक रॉड है। अब ये रॉड क्या कोशिश करेगी? इसको आगे खींचने की, लेकिन एट द सेम टाइम अपोजिट फोर्स इस पे भी लगाएगी। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो पीछे वाला ब्लॉक आगे जाने लगे या तो आगे वाला ब्लॉक स्लो डाउन होने लगे। यही चीज मैं कह रहा हूं स्टेटर रोटर के बीच में। यह है रोटर की मैग्नेटिक फील्ड। अब या तो स्टेटर उतनी ही स्पीड से दौड़ने लगे या रोटर की मैग्नेटिक फील्ड स्लो डाउन होने लगे। ऐसे सोचो, अब देखो एकदम ड्रॉ करके भी समझते हैं, एक बार ड्रॉ करके भी समझाता हूं। अब देखो ये बन गया अपना स्टेटर, ये बन गया अपना रोटर। अब मैं कह रहा हूं देखो रोटर पे मान लो एक कंडक्टर है ऐसे। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी बना रहा है? अपवर्ड्स बना रहा है। अब मान लो ये रोटर का एमएमएफ है और सपोज ये घूम रहा है ऐसे एनएस से। ठीक है, तो रोटर के अंदर ये बन गया साउथ और ये बन गया नॉर्थ। ठीक है भाई, अब यहां एक कॉइल ले लो स्टेटर पे,
अब ये मैग्नेटिक फील्ड NS से लेफ्ट में घूम रही है, तो तुम ये भी तो कह सकते हो कि ये कंडक्टर NS से राइट में घूम रहा है। ये कंडक्टर अगर NS से राइट में घूम रहा है तो इस पे EMF कैसा बनेगा? देखें, इसकी वेलोसिटी राइट में है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स है, V क्रॉस B बाहर की तरफ आएगा, तो इस पे जो EMF बनेगा वो होगा डॉट और इस पे बनेगा क्रॉस। दोबारा समझो, ये जो कंडक्टर है इसकी वेलोसिटी राइट में है और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स आ रही है, तो V क्रॉस B बनेगा बाहर। अब ये डॉट क्रॉस मिलके क्या करेंगे? ये अपनी भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे जो कि बनेगी राइट में। तो इन्होंने अपनी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड बना ली FS। ये राइट में बन रही है, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अब ये जो स्टेटर पे पोल बन गए, ये क्या करेंगे? नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा। तो ये टॉर्क कैसा बनाने लगे? ये टॉर्क बनने लगा क्लॉकवाइज, जबकि मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूमती हुई मानी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यही चीज मैं तुम्हें जब से समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैं एक स्टेटर का कंडक्टर हूं, मैं ये चाहता हूं मेरे रेस्पेक्ट में रोटर की मैग्नेटिक फील्ड ना घूमे, तो या तो मैं उसे घूम करके पकड़ लूं, या दूसरा तरीका यह होगा कि वो खुद स्लो डाउन हो जाए। अब बात आती है स्लो डाउन कैसे होगी, है ना? यह बात बहुत सोचने वाली है कि वो स्लो डाउन कैसे होगी। एक चीज सोचो, कभी जैसे टॉम एंड जेरी कार्टून देखा होगा, है ना? उसके अंदर क्या होता था कि भाई बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं और नीचे से अपन कारपेट खींचते जा रहे हैं। क्या होता था कि वो दौड़ता जाता था लेकिन वो रहता एक ही पोजीशन पे था, है ना? दूसरा एग्जांपल लो, ट्रेडमिल का एग्जांपल लो। ट्रेडमिल पे आप 15 पे दौड़ लो, 20 पे दौड़ लो, कि कोई 5 पे वॉक कर ले, वो रहता एक ही जगह है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम आगे जा रहे हो। यही तो मैं भी चाहता हूं, अगर मैं स्टेटर हूं या मैं ग्राउंड हूं, तो मैं ये चाहता हूं मेरे रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड ना घूमे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर घूमेगी तो मुझ में ईएमएफ आने वाला है। ये सोचो मैं अभी स्टेटर हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर घूमेगी तो मुझ में ईएमएफ आएगा। इसको अपोज करने का तरीका है मैग्नेटिक फील्ड मेरे रिस्पेक्ट में ना घूमे। अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरे रेस्पेक्ट में ना घूमे तो उसके लिए मैं क्या करूं? सिंपल ट्रेडमिल वाला एग्जांपल लो, मैं स्टेटर हूं, मैं ग्राउंड हूं, मेरे रेस्पेक्ट में कब मोशन रुकेगा? जब जो बंदा ट्रेडमिल पे आगे दौड़ रहा है, ट्रेडमिल उतनी ही स्पीड से पीछे आ रहा है। समझ रहे हो? ट्रेडमिल का फ्लोर उतना ही पीछे आ रहा है जितना मैं आगे जा रहा हूं, तो मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। रोटर से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड रोटर के रिस्पेक्ट में एनएस से घूम रही है, लेकिन रोटर अगर उल्टा घुमा दो, मैग्नेटिक फील्ड आगे जाना चाहती है, रोटर पीछे आ रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा उसकी स्पीड कम हो जाएगी। और यही मैं कह रहा हूं, अगर मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो रोटर पे टॉर्क कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज। तो हम क्या कहते हैं? टू रिड्यूस रिलेटिव स्पीड विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर, rotor rotates in opposite direction to the magnetic field। बात समझे? अब दूसरा एग्जांपल लेके समझाता हूं मैकेनिक्स का कि ऐसा क्यों हुआ। देखो, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने कार का एग्जांपल लिया, सेम ले रहा हूं। ये वही गाड़ी है, बस लाल रंग में है। अब ये बंदा है जो आगे जा रहा है गाड़ी के रेस्पेक्ट में V1 से, ये हूं मैं, ठीक है? ये हूं मैं। अब मैं ये चाहता हूं कि इस बंदे की स्पीड मुझे कम दिखे, तो मैंने ड्राइवर से फिक्सिंग कर ली कि भाई अगर ये बंदा आगे दौड़ा है, तुम गाड़ी पीछे ले लेना, तुम गाड़ी पीछे ले लेना। तो क्या होगा? मेरे रेस्पेक्ट में या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड कितनी होगी? कितनी होगी? V1 माइनस V। बात समझे?
अगर वो गाड़ी पीछे जाने लगे तो मेरे रेस्पेक्ट में मुझे स्पीड क्या दिखेगी, v1 माइनस v, यानी रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगी। तो ऐसा समझो ये है रोटर और ये है रोटर मैग्नेटिक फील्ड। तो रोटर मैग्नेटिक फील्ड अगर आगे जाए तो रोटर पीछे जाए ताकि स्टेटर के रेस्पेक्ट में स्पीड कम हो जाए। ठीक है, ये मैग्नेटिज्म से ऐसे डिराइव हो सकता है, कॉमन सेंस से ऐसे सोच सकते हो, ट्रेडमिल का एग्जांपल ले सकते हो या एस्केलेटर का ले लो। एस्केलेटर पे देखो बहुत सारे जो शैतान लोग होते हैं, देखा होगा छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, वो क्या करते हैं, नीचे जाने वाली एस्केलेटर पे ना ऊपर चढ़ते हैं। होता क्या है, जितना वो ऊपर जाता है उतना एस्केलेटर नीचे आता है, तो एक ही जगह खड़ा खड़ा दौड़ता रहता है, वो एक ही जगह लगातार दौड़ता रहता है। इसका मतलब नेट स्पीड क्या हो गई, 0। बात समझ रहे हो, नीचे आने वाली एस्केलेटर पे अगर चढ़ोगे तो ऊपर जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, यानी जब प्लेटफॉर्म और बंदा दोनों की स्पीड अपोजिट हो तो नेट स्पीड कम हो जाती है। मैं अभी तो यही कह रहा हूं, स्पीड स्टेटर या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कम करनी है तो रोटर मैग्नेटिक फील्ड से उल्टा घूमे। ये वर्किंग होती है हमारी इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर की। इंडक्शन मोटर में रोटर मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में घूमता है, लेकिन इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर में वो उल्टा घूमता है। तो इसमें लिखना, इन इंडक्शन मोटर द रोटर रोटेट्स in the same direction as the rotating magnetic field, but in inverted induction motor the rotor rotates in a direction opposite to the magnetic field। अब देखो यहां भी स्लिप हम लोग सेम तरह से डिफाइन करते हैं, स्लिप s ns माइनस nr बाय ns। ठीक है, अब देखो स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर, ये अभी हमने बोला 120 एफ बाई पी के हिसाब से आ गई ns। स्पीड ऑफ रोटर ये है nr, फिर स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर कितनी होगी, बताओ जरा। अभी मैंने बताया ना कार का एग्जांपल लेके, अगर बंदा V1 से आगे जा रहा है और गाड़ी V से पीछे जा रही है तो स्टेटर या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या दिखता है, डिफरेंस। तो कितनी दिखेगी, ns माइनस nr। तो ns माइनस nr इस फॉर्मूले से लिखोगे तो s ns। अब फ्रीक्वेंसी इंड्यूस्ड इन स्टेटर, इस बार सप्लाई रोटर पे है तो इंडक्शन किस पे चलेगा, स्टेटर पे। तो हमें क्या पता है फ्रीक्वेंसी इंड्यूस कैसे निकालते हैं, P बाय 120 इंटू रिलेटिव स्पीड। अब ये जो ns है वो तो 120 f बाय पी है, तो ये हो गया एस एफ। तो देखो पिछली बार इंडक्शन मोटर में स्टेटर की फ्रीक्वेंसी f थी और रोटर की फ्रीक्वेंसी sf थी। इस बार रोटर की फ्रीक्वेंसी f है और स्टेटर की फ्रीक्वेंसी sf है। अब इसके बाद मैं बोलता हूं स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर। जब स्टेटर में sf फ्रीक्वेंसी बनी तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड से घूमेगी, 120 बाय पी इंटू sf s ns। तो देखो यहां पे रोटर की मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के रिस्पेक्ट में और स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के रिस्पेक्ट में सेम स्पीड से घूमती है, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए यहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ घूमती हैं। तो डिफरेंस यहां पे क्या आ गया, बस इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर में रोटर मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, एक नॉर्मल इंडक्शन मोटर में सेम डायरेक्शन से घूमता है। ठीक है, अब देखो कई लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि यहां पे स्लिप को ns प्लस nr क्यों नहीं किया जब मैग्नेटिक फील्ड और रोटर उल्टा घूम रहे थे। तो देखो रिलेटिव स्पीड जब मैं ऊपर लिखता हूं, मैंने क्या बोला था, स्लिप क्या होती है, पर यूनिट रिलेटिव स्पीड।
लेकिन रिलेटिव स्पीड किसकी? रिलेटिव स्पीड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द कंडक्टर। मेरी बात को समझना कि मैं यहां ns प्लस nr क्यों नहीं कर रहा हूं। मैंने स्लिप अभी भी डिफाइन की है ns माइनस nr, ना कि ns प्लस nr, क्योंकि क्लास में भी ना बहुत बच्चे मेरे पास बाद में यही डाउट लेके आते हैं कि सर अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा था तो ns प्लस nr होना चाहिए। देखो, स्लिप होती है रिलेटिव स्पीड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड with respect to conductor by ns। यहां पे देखो, एक इंडक्शन मोटर में, एक नॉर्मल इंडक्शन मोटर में, एक नॉर्मल इंडक्शन मोटर में मैग्नेटिक फील्ड ली जाती है स्टेटर की और कंडक्टर लिया जाता है रोटर का। और एक इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर में, एक इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर में मैग्नेटिक फील्ड ली जाती है रोटर की और कंडक्टर लिया जाता है स्टेटर का। अब देखो, रोटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड स्टेटर के रेस्पेक्ट में क्या थी? ns माइनस nr, इसीलिए न्यूमरेटर में भी लिखा गया ns माइनस nr। ये मत सोचना ns माइनस nr माने सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड, नहीं। न्यूमरेटर में क्या डालना होता है? कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का रिलेटिव स्पीड। तो इंडक्शन मोटर में मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर की लेते हैं तो कंडक्टर रोटर का। इन्वर्टेड में सप्लाई रोटर पे है तो मैग्नेटिक फील्ड रोटर की और कंडक्टर स्टेटर का। इस लॉजिक से वहां ns माइनस nr पड़ता है। ये बात क्लियर है? ऐसा मत डायरेक्टली रट लेना सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड, ऐसा नहीं होता। रिलेटिव स्पीड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टर। यहां तक मेरी बातें क्लियर हैं? ये चीजें समझ आई? ठीक है, नहीं समझ आई तो एक बार और इसको रिपीट करना, क्योंकि जब तक तुम रिलेटिव स्पीड को विजुअलाइज नहीं कर पाओगे ना माइंड में, तो उसमें लेंस लॉ जोड़ के ये सब चीजें नहीं कर पाओगे। अब देखो, मैं समराइज करवा देता हूं तुम्हें रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट। देखो, हमारे पास चार चीजों की स्पीड हो सकती है: स्टेटर, रोटर, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर मैग्नेटिक फील्ड। यहां मैं बात करता हूं किसके रिस्पेक्ट में स्पीड। अगेन चार चीजों के रिस्पेक्ट में हो सकती है: स्टेटर, रोटर, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर मैग्नेटिक फील्ड। अब एग्जाम के लिए याद क्या करना है? सारी स्पीड तुम्हें स्टेटर के रिस्पेक्ट में पता होनी चाहिए। स्टेटर के रिस्पेक्ट में पता है तो किसी के भी रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो। एक नॉर्मल इंडक्शन मोटर की बात करें, सबसे पहले इंडक्शन मोटर लिख लेना। एक नॉर्मल इंडक्शन मोटर की बात करें तो उसमें 3 फेज सप्लाई स्टेटर पे लगती है। तो स्टेटर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो कितनी स्पीड से घूमती है? ns से। किसके रिस्पेक्ट में? स्टेटर के रिस्पेक्ट में। तो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड घूमती है ns से, किसके रिस्पेक्ट में? स्टेटर के रिस्पेक्ट में। ये मैग्नेटिक फील्ड रोटर को कट करती है, उसमें ईएमएफ और करंट बनाती है, रोटर में बनता है टॉर्क और रोटर घूमना शुरू कर देता है एनआर स्पीड से। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड या स्टेटर। जब भी मैं कहूं कि मैं 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं, माने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। रोटर 1400 आरपीएम से घूम रहा है, माने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या स्टेटर के रिस्पेक्ट में। इसकी वजह से रिलेटिव स्पीड हो जाती है ns माइनस nr और उसके करस्पॉन्डिंग sf फ्रीक्वेंसी बनती है रोटर में। तो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्पीड से घूमती है? sns से। किसके रिस्पेक्ट में? रोटर के। और ns से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है,
क्योंकि स्टेटर और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड एक साथ घूमती हैं तो दोनों की स्पीड सेम आएगी, और स्टेटर तो स्टेशनरी है तो उसकी स्पीड 0। इतना कॉलम बना सकते हो ना। अब आगे चलते हैं। अब रोटर के रिस्पेक्ट में निकालनी है तो हर स्पीड में से एनआर घटा लो, माइनस एनआर 0, एनएस माइनस एनआर, एनएस माइनस एनआर होता है एसएनएस, अगेन एनएस माइनस एनआर, एसएनएस। ठीक है। स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड कितने से घूमती है, एनएस, तो सभी स्पीड में से एनएस घटा लो। ये वाला जो कॉलम है ना, ये एब्सोल्यूट स्पीड दे रहा है हमें, ये एक्चुअल स्पीड दे रहा है। अब किसी के भी रेस्पेक्ट में अगर स्पीड निकालनी है, मान लो मैं कह रहा हूं एक गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, पीछे वाली गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है, तो पीछे वाली गाड़ी से आगे वाली की स्पीड क्या है, क्या होगी, जल्दी बताओ। आगे वाली 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, पीछे वाली 5 से आ रही है, तो इस गाड़ी में बैठ के देखूं तो आगे वाली कितनी से जा रही है, 10 माइनस 5। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड। और देखो इसका ना एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन क्या होता है, अभी रिसेंटली जो है मैंने थोड़ा सा ना ड्राइविंग वगैरह स्टार्ट किया है, तो बाइक वगैरह चलाना शुरू किया है। तो क्या होता है, मैंने क्या एक चीज इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व की कि मान लो अगर ट्रैफिक ना बहुत तेजी से जा रहा है, तो अगर आप भी 60 या 80 या 100 की स्पीड पे भी चला रहे हो ना, तो आपको महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको जो ऑब्जर्व हो रही है ना, वो आपकी एक्चुअल स्पीड नहीं हो रही। आप और व्हीकल्स को देख रहे हो तो आपको सिर्फ रिलेटिव स्पीड दिख रही है, और रिलेटिव स्पीड तो कम ही आएगी। इसीलिए जितने भी जो फास्ट बाइकर्स वगैरह होते हैं ना, इनको स्पीड इतनी ज्यादा महसूस नहीं होती, क्योंकि उस समय पे सभी लोग तेज चला रहे हैं। जब सभी लोग तेज चला रहे हैं तो आपको स्लो दिखेगा सबका मोशन, और आप इजीली उसको नेविगेट कर सकते हो। वापस आते हैं अपने डिस्कशन पे। ये सारी स्पीड है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो अगर अब रिलेटिव स्पीड चाहिए तो सब्ट्रैक्शन से आएगी। अब किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, वो खुद कितने से घूम रही है, एनएस, तो सब में से एनएस सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आया, माइनस एनएस, इधर एनआर माइनस एनएस, एस 0 0। ठीक है। माइनस साइन का मतलब है उल्टी दिशा में, अगर मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज तो माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब विद रिस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड देख लो, रोटर मैग्नेटिक फील्ड खुद एनएस से घूम रही है, फिर सब में से एनएस सब्ट्रैक्ट कर लो, फिर से 0 0। यानी इस पूरी टेबल का तुम्हें बस फर्स्ट कॉलम पता होना चाहिए। फर्स्ट कॉलम पता है तो सारे कॉलम डिराइव कर सकते हो। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। क्योंकि हम क्या जानते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी इज एक्चुअल वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, तो एक्चुअल वेलोसिटी ये पहला कॉलम है। अब जिस किसी के रिस्पेक्ट में निकालनी है उसकी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दो। बात क्लियर हुई? ठीक है, ये नॉर्मल इंडक्शन मोटर का केस हो गया। अगला लिखो इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर। इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर, सेम टेबल इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर के लिए बनानी है। तो मैं सारी एंट्रीज डिलीट कर रहा हूं। फिर से फोकस यही रखना, देखो कि फर्स्ट कॉलम जनरेट करना है, बाकी तो हो जाएगा। अब स्टेटर के रिस्पेक्ट में स्टेटर तो घूमता दिखेगा नहीं, 0 कर दो। अब स्पीड ऑफ रोटर विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर, इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर में रोटर उल्टा घूमता है, उल्टा घूमने के कारण माइनस एनआर, उल्टा घूमता है तो माइनस एनआर। स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड, पूरा प्रोसेस समझते हैं। इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर में सबसे पहले हमने 3 फेज सप्लाई लगाई स्टेटर पे, सॉरी रोटर पे, तो रोटर से एक मैग्नेटिक फील्ड बनी जो एनएस से घूमती है विद रिस्पेक्ट टू रोटर। इस मैग्नेटिक फील्ड ने स्टेटर को कट किया, उसमें ईएमएफ बनाया, और रोटर पे फोर्स लगा लेकिन उल्टी डायरेक्शन में, तो रोटर घूमने लगा उल्टी डायरेक्शन में एनआर से। तो मैग्नेटिक फील्ड की रिजल्टिंग स्पीड क्या आ गई,
ns माइनस एनआर, देखो ns माइनस एनआर यानी एसएनएस, और इतनी ही स्पीड से स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड भी घूमनी चाहिए एसएनएस, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड साथ में घूमती हैं। एब्सोल्यूट स्पीड आ चुकी है, बस क्या फर्क आया है, रोटर उल्टा घूम रहा है और स्पीड मैग्नेटिक फील्ड की एनएस की जगह हो गई है एसएनएस। अब इस पे आ जाओ, रोटर के रेस्पेक्ट में चाहिए, जिसके रेस्पेक्ट में चाहिए उसकी स्पीड सबट्रैक्ट कर लो। 0 माइनस माइनस एनआर, एनआर 0, एस एन एस प्लस एनआर, ये हो जाएगी एनएस और ये भी हो जाएगी एनएस। स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में कितने से घूम रही है, एस एन एस, तो 0 माइनस एस एन एस माइनस एस एन एस माइनस एनआर माइनस एस एन एस माइनस एन एस, एस एन एस माइनस एस एन एस 0, एस एन एस माइनस एस एन एस 0। फिर से सब में से एस एन एस सबट्रैक्ट करो, सेम रिजल्ट आएंगे। तो ये बन गई कंप्लीट टेबल। जिसके रेस्पेक्ट में भी निकालना है उसकी स्पीड को एक्चुअल में से सबट्रैक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। बस पहले कॉलम में क्या चेंज आया है, एनएस की जगह एस एन एस और एनआर की जगह माइनस एनआर। एक पॉइंट और लिखना, इन इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर द रोल्स ऑफ स्टेटर एंड रोटर आर इंटरचेंज्ड एंड दैट इज व्हाई SF frequency is produced on the stator and F frequency on the rotor. इंडक्शन मोटर में F होती थी स्टेटर की फ्रीक्वेंसी और SF रोटर की। इन्वर्टेड में उल्टा होता है, SF स्टेटर की और F रोटर की। अब ये स्पीड वाले कॉन्सेप्ट पे ना एक क्वेश्चन लिखो। अ 4-pole 3-phase slip ring induction motor is used as a frequency changer. इसका भी मतलब समझाऊंगा, अभी लिखो। A 3-phase 4-pole slip ring induction motor is used as frequency changer. Its stator is excited from 3-phase 50 Hz supply. 3-phase 50 Hz supply. A load requiring 3-phase 20 Hz supply is connected to rotor. 3-phase 20 Hz supply is connected to rotor through the slip ring of SRIM. Through the slip ring of SRIM. पहला क्वेश्चन, at what two speeds the prime mover should drive the rotor of SRIM? अगला, find the ratio of two voltages available at slip ring at the two speed. At the two speed. देखो पहले ना फ्रीक्वेंसी चेंजर का मतलब समझाता हूं। यूजुअली क्या होता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर फ्रीक्वेंसी को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना हो तो साइक्लो कन्वर्टर का यूज करते हैं। लेकिन मशीन में अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है तो इंडक्शन मशीन का यूज कर सकते हैं। कैसे कि स्टेटर पे अगर फ्रीक्वेंसी एफ होती है तो रोटर पे होती है एसएफ। तो अगर तुम एस को कंट्रोल कर लो तो जितनी चाहो उतनी फ्रीक्वेंसी तुम्हें रोटर पे मिल सकती है। अब एस क्या होता है, एनएस माइनस एनआर बाय एनएस। एनएस तो स्टेटर से डिफाइन हो गया, बट एनआर, एनआर तुम प्राइम मूवर से चेंज कर सकते हो। तो क्या करो, स्टेटर पे सप्लाई लगाओ, रोटर पे प्राइम मूवर लगाओ। एनएस भी तुम्हारे हाथ में है, एनआर भी तुम्हारे हाथ में है, तो तुमने क्या कंट्रोल कर लिया, एस। एस कंट्रोल कर लेने से रोटर की फ्रीक्वेंसी कंट्रोल हो सकती है। तो इसमें लिखना, इन अ फ्रीक्वेंसी चेंजर a three-phase supply is connected to the stator and the rotor is driven by a prime mover, so the speed of rotor can be varied, and if the rotor speed is varied, the slip also varies. The slip also varies, due to which the frequency across the slip rings varies. Frequency across the slip ring varies.
ठीक है। तो स्लिप रिंग पे फ्रीक्वेंसी एसएफ आती है, वो वेरी कर जाती है। अब वीडियो पॉज करके देखो, एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो, फिर इसका सॉल्यूशन मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। अब जिन लोगों ने क्वेश्चन ट्राई कर लिया है, सॉल्यूशन समझना चाहते हैं, तो बात करते हैं। इसने बोला है स्टेटर की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और हमारा रोटर पे एक ऐसा लोड लगा है जो कितनी फ्रीक्वेंसी मांग रहा है, 20 हर्ट्ज। रोटर की फ्रीक्वेंसी हमेशा s टाइम्स स्टेटर फ्रीक्वेंसी होती है, तो स्लिप कितनी हो गई 20/50 यानी के 0.4, इतनी स्लिप आ गई। अब इसमें क्या होता है, स्लिप को ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव स्लिप का मतलब नेगेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव फ्रीक्वेंसी क्या ही करेगी, साइन के अंदर अगर ओमेगा नेगेटिव भी रख दोगे तो उससे नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। जैसे साइन ऑफ माइनस ओमेगा टी क्या है, माइनस साइन ओमेगा टी। तो माइनस सिर्फ फेज शिफ्ट बताता है, तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो स्लिप की दो वैल्यू लोगे, प्लस और माइनस। यहां से ns निकाल लेंगे, कितने पोल बताएं, 4, 1500 आरपीएम। nr को लिख सकते हो ns इंटू 1 माइनस एस। ये कहां से आया, स्लिप की डेफिनेशन से। स्लिप होती है ns माइनस nr बाय ns, उससे nr निकालोगे तो यही आएगा। अब देखो इसकी दो वैल्यू हो सकती हैं, स्लिप को 0.4 रख दो 900 आरपीएम और स्लिप को माइनस 0.4 रख दो 2100 आरपीएम, ठीक है। ये हो गई रोटर की स्पीड। रोटर की दो स्पीड पॉसिबल है, 900 और 2100, तो प्राइम मूवर इसको दो स्पीड पे घुमा सकता है, इधर 900 आरपीएम और 2100 आरपीएम। अब देखो क्या होता है कि ईएमएफ इंड्यूस जो होता है सेकंड पार्ट के लिए, वो 4.44 इंटू एफ रोटर इंटू एन टीएच इंटू फाइव इंटू के डब्ल्यू होगा। अब जो रोटर की फ्रीक्वेंसी है वो है तो 20 हर्ट्ज ही ना, स्लिप भले ही प्लस 0.4 हो या माइनस 0.4 हो, इसलिए दोनों ही केसेस में ईएमएफ का रेशियो बनेगा 1। तुम स्लिप की वजह से माइनस साइन लगा सकते हो -1, बट माइनस साइन सिर्फ क्या बताएगा तुम्हें, फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। अभी ईएमएफ का फॉर्मूला हम आगे पढ़ने भी वाले हैं, तो अभी इसको ज्यादा माइंड मत करो। बस मैंने क्या है, जो सिंक्रोनस में पढ़ते थे 4.44 FN5, उसमें रोटर के ईएमएफ के लिए फ्रीक्वेंसी किसकी यूज की है, रोटर की। रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 हर्ट्ज, तो मैंने बोला दोनों में 20 आएगी तो रेशियो में 1 आ जाएगा, ठीक है। या तो -1 लिख देना, माइनस का मतलब क्या हुआ, दोनों ईएमएफ में फेज शिफ्ट आएगा 180 डिग्री का, ठीक है। तो ये क्लियर है स्पीड्स वाला कॉन्सेप्ट कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड घूमती है, किस तरह से रोटर घूमता है। तो एक नॉर्मल इंडक्शन मोटर और इन्वर्टेड दोनों केसेस पता होने चाहिए। गेट के अंदर या किसी भी एग्जाम में कोई भी केस आता है तो ये रीड कर लेना, सप्लाई स्टेटर पे है या रोटर पे। स्टेटर पे हुई तो नॉर्मल इंडक्शन मोटर, रोटर पे हुई तो इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। इतनी नॉलेज सफिशिएंट है अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं, ठीक है। तो आगे जो सर्किट बेस्ड बातें हैं वो हम लोग आगे करेंगे, बट इंटरनल वर्किंग के लिए इतनी नॉलेज मोर देन इनफ है। थैंक यू।